नमस्ते मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सैफरन ट्राइबल में। मैं आज आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूं अपना अगला वीडियो लेके, जो कि बेस्ड है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे। पर उसको आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि कृपया अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी विषय पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस सब्जेक्ट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का ये विषय। क्या आपको पता है भारत कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कुछ ऐसा अचीव करने वाला है जो कि दुनिया के सबसे विकसित देश जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन ने भी अभी तक करके नहीं दिखाया है, वो भारत करने जा रहा है। इससे भारत की ख्याति दुनिया भर में फिर से फैलेगी और अपने आप को कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पे भारत फिर से अपने आप को स्थापित करेगा। हाँ तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए मैं बता देता हूं कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आज बात करने वाला हूं USBLR प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। इस योजना पे भारत सरकार लगभग 21,653 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस योजना के कंप्लीट होने के बाद आप श्रीनगर की यात्रा बाई ट्रेन कर सकते हैं। अभी तक ये जो यात्रा थी आप बाई एयर कर सकते थे या बाई रोड ही कर सकते थे, बट आप डायरेक्ट श्रीनगर ट्रेन से जा सकते हैं। और इस योजना के तहत रिसाई डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का है, वहां पे चिनाब रिवर के ऊपर एक ऐसा पुल बनाया जा रहा है, रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। और इस ब्रिज पे ही सिर्फ भारत सरकार लगभग 14,000 रुपए खर्च कर रही है। अगर इस ब्रिज की ऊंचाई देखी जाए तो वो अगर रिवर बेड यानी कि जो नदी की सतह है उससे इस ब्रिज की ऊंचाई लगभग 359 मीटर है, जो कि पेरिस में स्थित एफेल टावर से भी काफी ऊंचा है। एफेल टावर की जो ऊंचाई है वो लगभग 324 मीटर है, बट इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर होगी। अगर एक तरह से देखा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टेच्यू है, जो कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है जो गुजरात में स्थित है, उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 200 मीटर के आसपास है, बट इसकी ऊंचाई जो है उससे लगभग डबल है। तो आप जान सकते हैं कि भारत सरकार इसको कितना इंपॉर्टेंस दे रही है और कितना खर्च कर रही है, और इसमें कितना भारी मात्रा में इंजीनियरिंग और एक्सपर्टीज की आवश्यकता पड़ी होगी। और अगर इस पुल की लंबाई देखी जाए तो वो लगभग 1315 मीटर है और इसके मेन आर्क की लंबाई 467 मीटर है। अगर एक तरह से देखा जाए तो इस पुल की जो लंबाई है वो लगभग 1.25 किलोमीटर से ज्यादा है। और चलिए आगे जानते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट का आरंभ और ये अप्रूवल कब मिला। तो इस प्रोजेक्ट की जो आवश्यकता वो महसूस हुई थी 1980 में। उसके बाद सरकार ने इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट करी थी 1990 में, और उसके बाद से इसका जो अप्रूवल मिला था वो अप्रूवल मिला था 1994 में। उसके बाद से फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया, और इसको फिर से जब तब के 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस पे फिर से काम शुरू कराया। उसकी सर्वेइंग हुई, उसकी मैपिंग हुई, उसकी जो भी आवश्यकता होती है एक पुल को बनाने के लिए वो सारी चीजें हुई और उस पर काम शुरू हो गया। बट 2004 में जब वाजपेयी की सरकार चली गई, फिर ये प्रोजेक्ट तो था वो सस्ते बस्ते में चला गया था और या कछुए के चाल से चलने लगा। फिर इसने रफ्तार पकड़ी जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। फिर इस प्रोजेक्ट पे फिर से तीव्र गति से काम आरंभ हुआ और फिर ये प्रगति पे चल पड़ा। इस ब्रिज को लगभग 4 कंस्ट्रक्शन कंपनियां मिलके बना रही हैं, जो कि है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दूसरी है अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी ऑफ साउथ कोरिया, तीसरी है VSL इंडिया और चौथी है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो है इस
प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकर है और इसमें जो हाईएस्ट क्वालिटी की स्टील होती है उसका उपयोग किया गया है और हाईएस्ट क्वालिटी की जो कंक्रीट होती है उसका उपयोग किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया भर से जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियरिंग या कंसल्टेंट्स हो सकते हैं उनको हायर किया गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट है कितने बड़े स्केल पे हो रहा है। और इस पुल को ऐसे बनाया गया है कि अगर वहां पे जो मिनिमम टेम्परेचर -20 डिग्री तक भी चला जाता है तभी इस पुल को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वहां पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तभी भी उस पुल को कुछ नहीं होगा, कि जो कि बहुत ही अनलाइकली है उस एरिया में इतना टेम्परेचर जाना। और वेक्टर स्केल पे अगर 8 का भी भूकंप वहां पे आता है तभी भी उस पुल का कुछ नहीं होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि 6.9 रिक्टर स्केल पे भूकंप भुज में आया था गुजरात में, तो कितनी जान माल का नुकसान हुआ था। लगभग सरकारी आंकड़ों की माने तो 20,000 लोगों की डेथ हुई थी और 1.5 लाख लोग इंजर्ड हुए थे। बट उससे भी तीव्र गति से अगर कोई भूकंप आता है तभी भी उस पुल का कुछ नहीं होगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आंधी तूफान 266 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी चले तभी भी उस पुल का कुछ नहीं होगा। तो अगर आप देखते हैं कि बुलेट ट्रेन जो चलती है उनकी स्पीड वही होती है 250-300 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से जाती है, तो उस स्पीड से भी अगर हवा चलती है तो उसका कुछ नहीं होगा, उस पुल का कुछ नहीं होगा। तो ये थी इस प्रोजेक्ट की मुख्य मुख्य बातें। अब चलिए आगे बातें करते हैं कि आखिर इसमें चैलेंजेस थी कैसी इस पुल को बनाने में कैसे कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो काफी खराब है। आप कहीं पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं तो बहुत ही गहरी गहरी खाइयां हैं। उस जगह पे जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मशीनरी चाहिए होती है उसको वहां पे पहुंचाना काफी कठिन था। तो उस मशीनरीज को और जो भी इक्विपमेंट चाहिए थे उसको हेलीकॉप्टर के द्वारा रिवर बेड पे लेके जाया गया, फिर वहां पे से करके फिर क्रेन के द्वारा उसको ऊपर स्थापित किया गया। तो ये काफी कठिन काम था। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं वहां की जो सॉइल है और जो पहाड़ियां हैं वो काफी मतलब कि एक से बंधी हुई नहीं है, भूस्खलन की खतरा जो है काफी होता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पुल को बनाया गया है कि भूस्खलन के टाइम पे भी रॉक फॉर्मेशन जो भी है वो काफी वो स्टिफ नहीं है, वो मतलब कि मिट्टी है फिर रॉक है, मिट्टी है रॉक है, तो भूस्खलन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए उसका भी काफी ध्यान रखा गया है। वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन है काफी हार्श है तो उसका भी ध्यान रखा गया है। और वहां पे जो सेफ्टी मेजर्स गए थे जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड के जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसको ध्यान में रखा गया है। और उस प्रोजेक्ट को बनाते समय वहां का जो फ्लोरा एंड फ्यूना है, जिस तरह की वाइल्ड लाइफ है वहां पे, जिस तरह के वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनका कम से कम दोहन हो, उनका कम से कम इरोजन हो, उसका ख्याल रखा गया। और जो वहां पे जो चेनाब नदी है जो काफी स्वच्छ है कि उसकी स्वच्छता पे कोई भी किसी भी तरह का प्रतिकूल असर ना पड़े, उसका भी काफी ध्यान रखा गया है उस प्रोजेक्ट को बनाते हुए। और उसके बाद से अगर हम बात कर लें तो ये जो पुल है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। उस पुल पे रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा चुके हैं और 1-2 बार उस रेल का ट्रायल भी हो चुका है। और गवर्नमेंट जो है अभी किसी भी समय मतलब कि कुछ ही महीनों कहें या कुछ ही दिनों में सरकार जो है उसका डेट जो इनॉग्रेशन का डेट है वो भी घोषित कर देगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं कश्मीर की, श्रीनगर की, तो आप रेल के थ्रू जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि आसमानों के बीच से ट्रेन जा रही है, दोनों तरफ काफी खूबसूरत नजारे होंगे, आपको काफी आनंद आने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है भारत को जो मैन्युफैक्चरिंग के दुनिया में श्रेष्ठतम स्थान पे भी पहुंचाने वाला है। भारत का लोहा अब सारी विकसित कंट्रीज जो है वो भी मानने वाली है। और ये जो प्रोजेक्ट है उस एरिया में LAC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और वहां से पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन का जो खतरा हमेशा होता है उसको टैकल करने में काफी सहायता होगी। वहां पे जो भी आर्मी है या आर्मी के लिए जो सामान है उसकी ढुलाई के लिए भी काफी सुगम होगा। इस ब्रिज के तहत काफी कम समय में चीजों को पहुंचाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि वार के टाइम में भी ये पुल काफी सहायता करने वाला है भारत का। और वहां की जो कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उनको काफी फायदा इससे होने वाला है, उनका जीवन स्तर ऊपर उठने वाला है क्योंकि टूरिज्म वहां पे काफी बढ़ जाएगा।
और लोगों के जीवन स्तर पे इसका काफी असर होगा, आगे बढ़ेंगे। वहां की धीरे धीरे एक तरह से कहा है तो डेमोग्राफी भी चेंज होगी, और जिस तरह का खतरा कश्मीर पे हमेशा से मंडराता रहता है उसमें भी कमी आएगी। तो ये तो थी मेरी प्रस्तुति चिनाब रिवर पे बनने वाले ब्रिज को लेके। आशा है आप सभी को काफी पसंद आई होगी। आप लोगों से फिर से आग्रह है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, और आप चाहते हैं कि मैं किसी विषय पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट अवश्य करें, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपसे अभी लेता हूं विदा, और फिर मिलता हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम।